नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 15 में स्वागत है। दोस्तों अभी हाल में ही हमने 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया था। दोस्तों मकर संक्रांति का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो लगभग भारतवर्ष के सभी राज्यों में मनाया जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और दोस्तों ये जो घटना है सूर्य भगवान की धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने की, ये आज 2023 में 14-15 जनवरी को पड़ती है, लेकिन आज से 1750 साल पहले 275 एडी में ये घटना 22 दिसंबर को होती थी। और वहीं अगर देखें तो 1000 एडी में अगर हम आगे बढ़े समय में, तो ये घटना 1000 एडी में 31 दिसंबर को होती थी। और वहीं अगर समय में हम और आगे चले जाएं, आज से 9000 साल बाद चले जाएं, तो ये घटना जून में होगी और हम लोग जून में मकर संक्रांति का त्योहार मनाएंगे। तो दोस्तों जहां मकर संक्रांति के पीछे बहुत ढेर सारी पौराणिक कथाएं हम सुनते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस त्योहार से हम विज्ञान में भी बहुत ढेर सारी चीजें सीख सकते हैं। जैसे दक्षिणायन क्या होता है, उत्तरायण क्या होता है, ट्रॉपिकल ईयर्स क्या होते हैं, साइड्रियल ईयर्स क्या होते हैं, जिनको हम संस्कृत में बोलते हैं सायन और नेरियन। उसके बाद ऐनांश क्या होता है, उसके बाद सॉल्स्टिसेस क्या होते हैं, इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं, सब सोलर पॉइंट क्या होता है। तो ये ढेर सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसको मैंने एस्ट्रोनॉमी की मास्टर क्लास बोला है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सिंप्लीफाइड भाषा में आपको इस तरह से ये एस्ट्रोनॉमी की बातें समझाई जाए कि भगवान के द्वारा बनाई गई ये जो दुनिया है उसकी खूबसूरती के बारे में आपको भी पता चले, और आपको ये भी पता चले कि मकर संक्रांति का ये पर्व क्यों आगे खिसकता चला जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर एक आध वीडियो आप देख रखे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसी भारतीय संस्कृति और विज्ञान से जुड़ी हुई वीडियोस को लाते रहते हैं। बेल आइकन को भी दबा लें जिससे सबसे पहले और समय पर वीडियोस मिल जाएं। तो दोस्तों बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ प्रदेशों में जैसे कि गुजरात हो गया या फिर उत्तर प्रदेश हो गया, वहां पर मकर संक्रांति को उत्तरायण भी बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के साथ सूर्य भगवान उत्तरायण में चले जाते हैं। अब जो ये बात है ये केवल आज से 1750 साल पहले 275 एडी में सही थी, क्योंकि उस समय उत्तरायण और मकर संक्रांति एक साथ होते थे। क्योंकि उस समय मकर संक्रांति 22 दिसंबर को पड़ती थी और 22 दिसंबर विंटर सोल्स्टिस होता है और वहीं से उत्तरायण की शुरुआत होती है। अब दोस्तों हम विंटर सोल्स्टिस के बारे में समझेंगे आगे, और ये भी समझेंगे कि उत्तरायण क्या होता है। लेकिन आज के समय में यह बात सही नहीं है, क्योंकि आज के समय में देखिए 22 दिसंबर को तो उत्तरायण लग जाता है, लेकिन सूर्य भगवान को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आते आते 14-15 जनवरी हो जाती है। इसलिए मकर संक्रांति का उत्तरायण से इतना लेना देना रह नहीं गया है। लेकिन इसमें एक और गूढ़ बात है, वो बात यह है कि राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक ट्रॉपिकल राशि होती है जिसको हम बोलते हैं सायन राशि, और दूसरी होती है साइडेरियल राशि जिसको हम बोलते हैं नेरियन राशि। और हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारे हिंदू धर्म की जो एस्ट्रोलॉजी चलती है, वो नेरियन राशियों से चलती है। तो भगवान जो निकल रहे हैं सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में, तो इनमें जो राशियों की बात हो रही है वो नेरियन राशियों की बात हो रही है। लेकिन अगर आप ट्रॉपिकल सायन राशियों की बात करेंगे तो वो 22 दिसंबर को ही हो जाता है। 22 दिसंबर को ही सूर्य भगवान धनु राशि से निकलकर मकर राशि में चले जाते हैं। लेकिन कौन सी राशियां? ट्रॉपिकल राशियां, सायन राशियां। लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं, हम अपनी नेरियन राशियों से चलते हैं। इसलिए हमारा जो है ये खिसकता जा रहा है जो पर्व है। तो बहुत ढेर सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स और बहुत कठिन सी चीजें लग रही हैं, लेकिन इस यात्रा पर मैं आपको एकदम शुरू से लेकर चलूंगा, जब कोई विद्वान ऋषि मुनि किसी पेड़ के नीचे बैठकर इस बारे में पहली बार सोचे होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज से हजारों वर्ष पहले कोई ऋषि रहे होंगे जो रोज आके किसी एक पेड़ के नीचे बैठते रहे होंगे और रोज वो सूर्य भगवान को देखते रहे होंगे। और फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने रोज सूर्य भगवान की जो पोजीशन थी आकाश में एक फिक्स समय पर नोट करना शुरू किया होगा, कहीं अंकित करना शुरू किया होगा। मान लीजिए 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रोज वो अंकित करते रहे होंगे। और ये आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपके लिए तो बहुत आसान है। आज हमारे पास मोबाइल है, हम अपनी छत पे जा सकते हैं और रोज एक फिक्स समय पर, चाहे 11 बजे या 12 बजे, डेली 365 दिन सूर्य भगवान की पिक्चर निकाल सकते हैं। बस फ्रेम मत बदलिएगा, जिस फ्रेम में ले रहे हैं, जिस पोजीशन में आपने स्टैंड किया है कैमरे को, मोबाइल को, उसी में लेते रहिए। तो क्या होगा, आपको ये दिखेगा कि 365 दिन जब आप ये चीज ड्रॉ करेंगे सूर्य भगवान की पोजीशन को, तो आपको दिखेगा कि सूर्य भगवान एक इनफाइनाइट शेप के लूप में लगातार चल रहे हैं। और इसी इनफाइनाइट शेप में, जिसमें एक लूप थोड़ा सा छोटा दिखता है और एक लूप थोड़ा सा बड़ा है, जब सूर्य भगवान एक स्थान से निकलकर उसी स्थान पर वापस आ जाते हैं तो 1 साल हो जाता है। और इसे ही
ही एक ट्रॉपिकल ईयर बोलते हैं या फिर एक सायन वर्ष बोलते हैं। ट्रॉपिकल ईयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ट्रॉपिकल शब्द है ये ग्रीक भाषा के ट्रोपोस से आया है और ट्रोपोस का मतलब होता है यू टर्न लेना, मुड़ जाना। तो यहाँ देखिए कि सूर्य भगवान जो है दोनों सिरों से यू टर्न लेते हैं और वापस अपने लूप में फिर से गति को प्रारंभ करते हैं, तो इसलिए इसको एक ट्रॉपिकल ईयर बोलते हैं। और सायन वर्ष इसलिए बोलते हैं क्योंकि सायन का अगर आप संधि विच्छेद करें तो सा धन अयन, और अयन का मतलब होता है संस्कृत में गति या फिर चलना, हमेशा गमन करते रहना, और सा का मतलब होता है साथ। तो जो गति के साथ हो, जैसे कि सूर्य भगवान हमें गति के साथ दिखते हैं आकाश में, इसीलिए इसको सायन वर्ष बोलते हैं। दोस्तों अब एक ट्रॉपिकल ईयर या फिर जिसे हम सायन वर्ष कहते हैं, इसकी अवधि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड्स होती है। मतलब ये वो समय है जिसमें सूर्य भगवान इस इनफाइनाइट शेप के जो लूप है इसमें एक चक्कर लगा लेते हैं। अब दोस्तों ये जो शेप है, इनफाइनाइट शेप हम देख रहे हैं, इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, इसमें कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। इसमें जो सबसे पहली बात हमें ध्यान देनी चाहिए, इसके जो दो सिरे हैं, यहाँ पर सूर्य भगवान क्या होता है, अपनी दिशा बदल देते हैं, इसीलिए इन दोनों सिरों को बोला जाता है अयनांत या फिर सोल्स्टिस। अयनांत का क्या मतलब होता है? अयनांत का मतलब होता है अयन धन अंत, मतलब गति का जहां पे अंत हो रहा हो। और अगर आप सोल्स्टिस को देखेंगे तो सोल्स्टिस भी बना है सोल धन स्टिट से। सोल का मतलब होता है सन, मतलब सूर्य भगवान, और स्टिट का मतलब होता है स्थिर हो जाना। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये जो इनफाइनाइट शेप का लूप बन रहा है, इसमें जो दोनों अंतिम सिरे हैं, यहाँ पर सूर्य भगवान आते हैं और अपनी दिशा बदल देते हैं, इसीलिए इन दोनों पॉइंट को अयनांत बोलते हैं या फिर सोल्स्टिस बोलते हैं। अब दोस्तों ये जो दिशा बदल रही है, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो जब आप निचले सिरे को देखेंगे तो वहां से सूर्य भगवान क्या हो रहा है, दक्षिण से उत्तर की तरफ फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगे, अपनी दिशा को चेंज कर लेंगे। तो अब चूंकि दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसको उत्तरायण की गति बोला जाता है, मतलब उत्तर दिशा में अयन किया है, तो सूर्य भगवान उत्तरायण में चले जाते हैं। और जब ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और वहां से अपनी दिशा चेंज करते हैं तो वहां से वो क्या होता है, वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो इसीलिए दक्षिणायन की गति इसको बोलते हैं। तो ये दो गतियां होती है इस इनफाइनाइट शेप में, एक होती है नीचे दक्षिण से उत्तर की ओर जिसे उत्तरायण बोलेंगे, और एक होती है ऊपर से मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर जिसे दक्षिणायन बोलेंगे। और चूंकि दो गति लगभग इक्वल समय की होती हैं, दोनों बराबर समय की होती हैं, इसीलिए उत्तरायण भी 6 महीने का होता है और दक्षिणायन भी 6 महीने का होता है। तो ये दोस्तों दो सिरों की बात हो गई। अब इसमें से एक प्रमुख बिंदु है जो बीच का है, उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं या फिर विषुव बोलते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल, नॉक्स का मतलब होता है नाइट। मतलब इस पॉइंट पर जब सूर्य भगवान आते हैं और इस पॉइंट पर 2 बार आते हैं, जब नीचे से ऊपर जाएंगे मतलब जब दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तब एक बार यहाँ से गुजरेंगे, और जब ऊपर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तब एक बार गुजरेंगे। तो साल में 2 बार सूर्य भगवान इस पॉइंट से गुजरते हैं, इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। एक इक्विनॉक्स होता है आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स और एक इक्विनॉक्स होता है आपका फॉल इक्विनॉक्स, वो हम आगे समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। लेकिन मेरा बताने का मतलब यह है कि ये जो बिंदु है, यहाँ पर जब सूर्य भगवान पहुंचते हैं तो दिन और रात एकदम बराबर हो जाते हैं, जितने समय का दिन होगा उतने समय की रात होगी, और ऐसा 2 बार होता है वर्ष में। इसको विषुव भी बोला जाता है हिंदी में। अब दोस्तों अगर हमने जो ये सूर्य भगवान की जो गति को ट्रेस किया है और इनफाइनाइट शेप के पाथ को बनाया है, इसको अगर ध्यान से देखें तो हमें एक चीज़ और समझ में आएगी, और कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आपको सब पता चल जाएगा कि विंटर सोल्स्टिस क्या होता है, समर सोल्स्टिस क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर दिन हमने क्या किया है, हमने एक फिक्स समय पर सूर्य भगवान की पोजीशन को ट्रेस किया है। जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी को हम उठे और 2 बजे सूर्य भगवान कहाँ पर हैं, फिर 2 जनवरी को भी 2 बजे कहाँ पर थे हमने मार्क कर लिया, 3 जनवरी को भी 2 बजे कहाँ थे, तो इसी तरह से हमने ट्रेस किया है। तो अब इससे एक इंसाइट निकल के आती है बहुत ब्यूटीफुल, वो ये कि मान लीजिए जब सूर्य भगवान सबसे अपने एक मतलब 2 सिरे हमने बताए थे अयनांत वाले, मान लीजिए निचले सिरे पर हैं, तो जब निचले सिरे पर हैं तो इससे क्या पता चलता है कि सूर्य भगवान किसी दिन 2 बजे दोपहर में सबसे नीचे थे आकाश में। इसका मतलब यह है कि दिन बहुत जल्दी ढल गया था और रात बहुत जल्दी आ गई थी। तो इसका मतलब यह है कि उस दिन, जिस दिन भी 2 बजे भगवान निचले सिरे पर थे, उस दिन रात बहुत बड़ी होने वाली है और दिन बहुत छोटा होने वाला है। और ऐसा लगभग 22 दिसंबर को होता है, और चूंकि उस समय शीत ऋतु चल रही होती है, इसीलिए इस अयनांत को शीतकालीन अयनांत बोलते हैं या इंग्लिश में विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि चूंकि आकाश में सबसे नीचे आ गए हैं उसी समय पर 2 बजे ही, तो इसका मतलब है कि रात जल्दी होने वाली है। अब अगर दूसरे सिरे को देखें तो 2 बजे अभी भी आसमान में बहुत ऊपर है सूर्य भगवान, इसका मतलब अभी दिन बहुत बचा हुआ है, तो दिन बहुत बड़ा होने वाला है। तो उस दिन, जिस दिन सूर्य भगवान इस
इनफाइनाइट शेप के लूप में सबसे ऊपर होते हैं सबसे बड़ा दिन होता है और रात बहुत छोटी होती है और ये अक्सर 21 जून के अराउंड होता है। और चूंकि उस समय हमारे भारतवर्ष में ग्रीष्म ऋतु पड़ती है या फिर हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी के उत्तरी भाग में, जिसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, वहां पर ग्रीष्म ऋतु पड़ रही होती है। इसलिए उस ऐनांत को, क्योंकि मैंने बताया था दोनों सिरों को ऐनांत बोलते हैं, तो उस ऐनांत को, ऊपरी वाले ऐनांत को ग्रीष्मकालीन ऐनांत बोलते हैं या फिर इंग्लिश में हम उसको समर सोल्स्टिस बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपको पता चल गया कि 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस होगा और 21 जून को समर सोल्स्टिस। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये सारी गणनाएं भारतवर्ष में बैठ के हुई हैं और चूंकि भारतवर्ष उत्तरी गोलार्ध में है, अगर आप पृथ्वी को दो भागों में बांटें, दोनों पोल्स को अलग कर दें, इक्वली दो भाग में बांट दें, तो जो नॉर्थ का हमारा नदर्न हेमिस्फेयर होता है उसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और जो सदर्न हेमिस्फेयर है उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो चूंकि सारी गणनाएं और मोस्टली जितने भी लोग थे, जितनी भी सभ्यताएं थी, जैसे भारत की सभ्यता हो गई, भारत के लोग हो गए या फिर ग्रीक हो गए या फिर यूरोपियंस हो गए या फिर चाइनीज हो गए, जापानीज हो गए, सारे के सारे मोस्ट पॉपुलेशन जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। तो जितनी भी गणनाएं हुई, जितनी भी लिटरेचर आई एस्ट्रोनॉमी पर, वो सब उत्तरी गोलार्ध से आई। इसलिए बहुत ये जो है टिपिकल हो गया है, ये मतलब समझ लीजिए स्टैंडर्ड हो गया है कि 22 दिसंबर जो है वो विंटर सोल्स्टिस होगा और 21 जून जो है वो समर सोल्स्टिस होगा। लेकिन अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे, जहां पर ऑस्ट्रेलिया है या अदर कंट्रीज हैं, तो वहां पर ये एकदम उलट हो जाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध हमारे अपोजिट में है। तो वहां पर 22 दिसंबर जो होता है वो उल्टा ग्रीष्मकालीन ऐनांत बन जाता है, समर सोल्स्टिस बन जाता है। और जो हमारा 21 जून ग्रीष्मकालीन है वो वहां पे शीतकालीन बन जाता है। तो मतलब उल्टा हो जाता है वहां पर। वो हम बहुत अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूं कि ये ऐसा क्यों होता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो दोस्तों हम ये समझ गए। दोस्तों अब इतना सब कुछ सीखने के बाद हमें बहुत सी बेसिक चीजें समझ में आ गई हैं, जैसे कि विंटर सोल्स्टिस जो है शीतकालीन ऐनांत वो 22 दिसंबर को होता है और ये निचला वाला पॉइंट है जिस पॉइंट से सूर्य भगवान जो है मुड़ जाते हैं और दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि विंटर सोल्स्टिस के बाद, मतलब 22 दिसंबर के बाद सूर्य भगवान उत्तरायण में चले जाते हैं। लेकिन हम मकर संक्रांति 14-15 जनवरी को मना रहे हैं, जिस दिन जो सूर्य भगवान है धनु राशि से निकलकर मकर राशि में जाते हैं। तो इसका मतलब हमें यह समझ में आ गया कि उत्तरायण का मकर संक्रांति से कुछ ऐसा लेना देना नहीं है, कोई संबंध है नहीं। रहा होगा, एक समय था 1750 साल पहले 275 एडी में, जब 22 दिसंबर पे ही दोनों घटनाएं हो जाती थी, तो फिर उत्तरायण कहना हमने शुरू कर दिया। लेकिन आज के समय में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। मतलब उत्तरायण की शुरुआत मकर संक्रांति पे नहीं होती है। मकर संक्रांति उत्तरायण में रहती है लेकिन शुरुआत नहीं होती है। और अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक अद्भुत फैक्ट ये भी है कि अगर हम 9000 साल बाद जून में मनाना शुरू कर देंगे मकर संक्रांति को, तो उस समय दक्षिणायन शुरू हो रहा होगा 21 जून के बाद। जैसे कि मैंने बताया ऊपरी सिरे से, मतलब समर सोल्स्टिस से, जब भगवान उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो दक्षिणायन में चले जाएंगे। तो फिर हम 21 जून को जब मकर संक्रांति मनाएंगे तो दक्षिणायन शुरू हो रहा होगा। तो अब ये उत्तरायण और दक्षिणायन मैच नहीं करता है मकर संक्रांति से। उसका रीजन ये है क्योंकि हम शायन राशियों को नहीं मानते हैं अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। वो हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से। लेकिन अगर शायन राशियों को मानते तो सूर्य भगवान एकदम सटीक उत्तरायण के साथ ही धनु राशि से मकर राशि में चलते। लेकिन चूंकि हम निर्यन को मानते हैं तो निर्यन का सिस्टम अलग चलता है और इसी वजह से मकर संक्रांति जो है उत्तरायण की शुरुआत से अब दूर जाती जा रही है और खिसकती चली जा रही है। तो दोस्तों इस पार्ट में हमने सायन को अच्छे से समझ लिया है, ट्रॉपिकल ईयर को अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको निर्यन के बारे में समझाऊंगा और तब जब हम राशियों की बात करेंगे कि राशियां कैसे बनती हैं, कॉन्स्टलेशंस को कैसे डिवाइड किया जाता है दोनों पद्धतियों में, तब आपको समझ में आएगा कि मकर संक्रांति क्यों खिसकती चली जा रही है आगे। और उस पार्ट में आपको बहुत अच्छे से विंटर सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस और किस तरह से ऋतुएं बदलती हैं और किस तरह से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, और सब सोलर पॉइंट क्या होता है। और फिर वहां पे हम जो पढ़ते आ रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से ही होकर गुजरती है। तो इन सब का क्या उद्देश्य है, क्यों बनाए गए हैं, इनसे क्या फायदा होता है और एस्ट्रोनॉमी की स्टडी में कैसे फायदा पहुंचाते हैं, ये सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत आपकी क्यूरियोसिटी जागी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों में जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों अब मैं इस एपिसोड के इस पार्ट को यहीं दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।